हाँ जी सुनिए, असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास चेंजेस। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास चेंजेस। रीजन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। जब एक बॉडी को चार्ज करते हैं तो पहले चेक करो क्या मास चेंज होता है। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? Statement is right. Because of transfer of electrons, mass changes, right? And since the electrons are having mass, that's why the substance acquiring positive charge loses some mass and substance acquiring negative charge gains electrons, so it gains some mass. तो slightly heavier or slightly lighter हो जाते हैं. तो yes, mass changes when a body is charged. Statement assertion हमारी correct है. रीजन है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इज इट करेक्ट और नॉट? स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है, पहले ये देखिए। यस गितेश, इज द स्टेटमेंट करेक्ट? करेक्ट और नॉट? यस यस मैम, मास चेंज करता है। हाँ, अब ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब ए है कि बी है? क्या ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? इज इट मैम नो। नो, तो आपका आंसर आएगा बी। Assertion and reason both are correct statements, but the reason is not correct explanation of assertion. तो आप इसका आंसर लिखिए B. Do I need to repeat the question? I repeated. Assertion was when a body is charged, its mass changes, and reason is charge is quantized. Charge is quantized. Next question. Assertion. A point charge cannot exert force on itself. एक पॉइंट चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। रीजन, कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। चलिए अब इसका बताइए। लेट अस चेक फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। तुषार, व्हाट डू यू से? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है असर्शन, a point charge cannot exert force on itself. Yes, ma'am. Yes, this is correct. At least to exert force on each other, we need two charge particles. एक ही पार्टिकल अपने आप ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, तो ये करेक्ट है. रीजन, कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स. स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट इज इट एक्सप्लेनिंग द असर्शन? इज इट द रीजन फॉर असर्शन? रीजन तो ये होना चाहिए था ना कि कम से कम फोर्स लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए जो चार्ज है, तो ये रीजन नहीं है उसका. तो अगेन आवर आंसर इज सेकंड, बी पार्ट. अगेन आवर आंसर इज बी पार्ट, दैट असर्शन एंड रीजन आर बोथ correct statements, but reason is not correct explanation for assertion. ठीक है, नेक्स्ट है assertion. Though quark particles have fractional electronic charges, the quantum of charge is still small e. Quantum of charge मतलब smallest charge अभी भी e है. electronic charge they are saying कि though quark particles they have fractional electronic charges, still the quantum of charge is e. Reason, quark particles don't exist in free state. Quark particles don't exist in free state. चलिए बताइए अब इसमें whether the statements are correct or not. First of all, are the statements correct? मैम यस करेक्ट है। Yes, both are correct. तो क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? मैम यस। Yes, तो आंसर होगा A. Both assertion and reason are correct statements, and reason is correct explanation for A also. Okay, so next है assertion. The path traced by a positive charge is a field line. The path traced by a positive charge is a field line. जहां जहां पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज जाता है उसके पाथ को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं. दे मीन टू से. रीजन, a field line can intersect itself. A field line can intersect itself. मैम फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। हाँ, वो इंटरसेक्ट नहीं करती. तो आपका ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन 4. Assertion is true. Reason is
false. मैम assertion क्या है? Assertion है the path traced by a positive charge is a field line. हम कहते हैं ना कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज जहां जहां जाता है उसके पाथ को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, फील्ड लाइन कहते हैं. असर्शन वो है. Okay. तो रीजन है फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ये गलत है. फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि क्लोज लूप बन गई. हम तो कहते हैं ना नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. यहाँ कहा है कि अ फील्ड लाइन, वन फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ. तो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, गलत है मैम. ये मतलब अगर वो कहें कि एक ही लाइन इंटरसेक्ट का मतलब है क्लोज लूप बना रही है तो वो भी नहीं होता. इलेक्ट्रिक लाइंस डोंट फॉर्म क्लोज लूप्स. और अगर वो कहना चाह रहे हैं कि दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो वो भी नहीं हो सकता. तो फिर हमारा असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है. तो आपका आंसर क्या हुआ? सी पार्ट. योर आंसर इज सी पार्ट. ओके फाइन. नेक्स्ट असर्शन है आपका, आपकी 1 मिनट चेक करो असर्शन क्या करेक्ट है. इज असर्शन करेक्ट? रीजन इज रॉन्ग. चलो नेक्स्ट सुनो असर्शन. एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज बाय डेफिनेशन. रीजन चार्ज ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी. अब इसका क्या है? रीजन गलत है मैम. हाँ रीजन गलत है. वो कहते हैं कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. दिस नेवर हैपेंस. तो रीजन हमारा गलत है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज अगेन द आंसर. असर्शन इज राइट, reason is wrong. Assertion is correct, reason is wrong. Varun, did you get this question? We are doing assertion reason of electrostatics because tomorrow you are having your test, second revision test from current electricity and electrostatics. So this question says assertion is electron has negative charge. वो ठीक है. Reason है charge depends on velocity. No. चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. चार्ज रिमेन्स इनवेरिएंट विद वेलोसिटी. मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स वेरी लार्ज. व्हेन इट बिकम्स कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट देन मास स्टार्ट्स वेरिंग बट चार्ज नेवर वेरीज विद स्पीड. तो हमारा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. नेक्स्ट है असर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स इन फ्री स्पेस. रीजन electric field lines start from negative charge and terminate at positive charge. A पहले assertion check करिए, is it correct? Electric field lines are continuous curves in free space. Yes, होती तो continuous है. Reason electric field lines start from negative charge and terminate at positive charge. क्या ये correct है? No मैम. No. तो again आपका आंसर है C part. Assertion is true, reason is false. Next है assertion Gauss's theorem is applicable on any closed surface. ठीक है. Reason in order to find the value of electric field due to a charge distribution, Gauss's theorem should be applied on a symmetrical closed surface. कि वो कह रहे हैं कि एक लाइन, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की है, गॉसेस थ्योरम शुड बी अप्लाइड ऑन अ सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस. मतलब पूछ रहे हैं कि गॉसेस थ्योरम के लिए सरफेस जो क्लोज होना चाहिए वो सिमेट्रिकल ही होना चाहिए कि असिमेट्रिकल भी हो सकता. वो कह रहे हैं कि सिमेट्रिकल सरफेस ही होना चाहिए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इट शुड बी ओनली क्लोज्ड. ठीक है, सिमेट्रिकल हो या ना हो, इररेगुलर सरफेस के लिए भी गॉसेस लॉ होल्ड करता है. तो आपका रीजन रॉन्ग है. असर्शन जो है नहीं, स्टेटमेंट अगर आप कहो कि ठीक है, हाँ नहीं सिमेट्री भी देखते हैं हम, ये भी ट्रू है, पर ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो आपका आंसर है बी पार्ट. ठीक है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, लाइन चार्ज, हमने सिमेट्रिकली उसको डिवाइड कर दिया था. हमने प्लेन शीट ऑफ चार्ज में भी सिमेट्रिकल दोनों साइड्स पे पॉइंट ले लिए थे, लाइक दैट. ठीक है,
तो ये ट्रू है दोनों स्टेटमेंट्स, बट उसको एक्सप्लेन नहीं करती, तो आपका आंसर है बी। मैम असर्शन क्या है? Assertion is Gauss's theorem is applicable on any closed surface. On any closed surface. और बी में वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस चाहिए, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना है तो हाँ उसमें सिमेट्री इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर हम रैंडमली बोलें तो गॉसेस थ्योरम जो है वो इरेगुलर सरफेस के लिए भी वैलिड हो सकती है। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं, बट दे डोंट हैव एनी रिलेशन विद ईच अदर। नेक्स्ट है assertion, an equipotential surface is normal to electric field lines। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है उसकी। रीजन है potential increases in the direction of electric field। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो अलोंग एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो रादर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। दे आर सेइंग दैट पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो रॉन्ग है, रीजन रॉन्ग है आपका। सो आपका ऑप्शन है 3, assertion is true, reason is false। Okay, so your answer is C part, assertion is true, reason is wrong। Okay, clear? Next assertion है water has a much greater dielectric constant than any other ordinary substance। ठीक है, कितना है? हाँ बहुत हाई है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 81 है। रीजन, वाटर हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। वाटर हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इसलिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। चलिए बताइए क्या रीजन? रीजन करेक्ट है कि वाटर हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये क्या उसका रीजन भी है? Is it explaining our assertion? Anyone? Yes, it is explaining the assertion as well। ठीक है, क्योंकि वाटर की परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, उसी के कारण इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई है। जितना ज्यादा हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, जितना सेपरेटेड ज्यादा होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उनका के भी उतना ही ज्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी उतनी ही ज्यादा होंगी। तो इसका आंसर है आपका ए पार्ट। मैम कैसे होगा ये परमानेंट डाइपोल? परमानेंट डाइपोल देखो, परमानेंट डाइपोल तो है ही है वाटर। आप वाटर की स्ट्रक्चर बनाते हो जब, तो ये इस तरह से है, तो डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, P1 P2। आप रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालते हो बाय फाइंडिंग द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये वाटर एज वाटर मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट है काफी हाई है, तो डाइपोल मोमेंट हाई होने की वजह से क्या होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट assertion सुनिए, two large conducting spheres carrying charges q1 and q2 are brought close to each other. The magnitude of electrostatic force between them is exactly given by q1 q2 over 4 pi epsilon naught r square, where r is distance between their centers। ठीक है, तो क्या कहते हैं, two large conducting spheres, ठीक है, कैरिंग चार्जेस दिस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, उनमें डिस्टेंस आ रहा है, तो इतना कूलम फोर्स होगा दोनों के बीच में 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square। रीजन, here charges q1 and q2 can be assumed to be concentrated at the centers of their respective spheres। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर? I want to hear from you। यस, पहले बताइए असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? असर्शन इज ट्रू और फॉल्स? हरसिमर, two large conducting spheres are there and they are separated by some distance r, and the Coulomb's force between them will be 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। Is this statement correct or wrong? First of all tell me that। रॉन्ग है मैम। क्यों रॉन्ग है बताओ?
मैम कूलम फोर्स होती है पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस के लिए होती है, इन्होंने कहा है लार्ज। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। रीजन, पहले रीजन करेक्ट है कि नहीं फिर देखते हैं। Here charges Q1, Q2 can be assumed to be concentrated at the centers of their respective spheres. वो कहते हैं कि उनके, समझ लो कि उनके चार्ज सेंटर पे हैं तो उनको पॉइंट चार्ज मान लो। तो क्या ये करेक्ट है रीजनिंग? हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं? Can we consider them to be point charges? Yes? मैम शायद हाँ। ये भी फॉल्स है। उसका रीजन ये है कि देखो हमने हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर जो है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। इनसाइड तो उसके 0 है फील्ड, ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम है। और फॉर अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शेल, यस इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, बट वो एज्यूम कर सकते हैं फॉर अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शेल। जब दो स्फीयर्स कुछ डिस्टेंस पे पड़े हैं तब हम उसको ऐसे नहीं एज्यूम कर सकते। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बोथ आर रॉन्ग। तो आपका ई पार्ट आंसर आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। दोनों स्टेटमेंट्स ही रॉन्ग है। चलिए अब कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी assertion, for a given conductor electric current does not vary even if its cross sectional area varies. Reason, a conductor remains uncharged when current flows through it. पहले assertion बताइए, is it correct or not? Is assertion right or wrong? I repeat, for a given conductor electric current does not vary even if its cross sectional area varies. फॉर अ गिवन कंडक्टर मतलब उसका रेजिस्टेंस अगर सेम है तो करंट वेरी नहीं करेगा, अगर एरिया वेरी कर रहा है तो भी। एक गिवन कंडक्टर है, उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, तो अगर एरिया वेरी कर रहा है पर रेजिस्टेंस तो उसका अपना वो भी वेरी नहीं करेगा, तो फिर करंट भी वेरी नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन, कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज्ड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। तो यस, उसके ऊपर नेट चार्ज तो 0 ही रहता है, वो तो मूवमेंट हो रही है। हम बस उनको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करवा रहे हैं। अदरवाइज जो कंडक्टर है वो अनचार्ज ही रहेगा, बट ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आपका आंसर है बी पार्ट, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है असर्शन, Kirchhoff's current law is applicable at any junction or node in the circuit. किसी भी सर्किट में किसी भी जंक्शन पे फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है। दे आर सेइंग दिस। रीजन, Kirchhoff's laws are general in nature. Kirchhoff's laws are general, मतलब फंडामेंटल लॉ नहीं है, ये जनरल लॉ है। तो पहले बताइए कि ये करेक्ट है स्टेटमेंट्स अपने आप में कि नहीं? करेक्ट है मैम। हाँ, दोनों करेक्ट हैं, बट वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या? इज द रीजन एक्सप्लेनिंग आवर असर्शन? मैम कर रहा है। कैसे? मैम किरचॉफ लॉ जनरली हर एक जगह पे लगा लेते हैं, तो जंक्शन में भी हम लगा लेंगे फिर, कोई भी अगर जंक्शन है तो लॉ हर जगह पे वैलिड होते हैं ना, जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती उनको तो हम यूनिवर्सल कहते हैं। तो पर किरचॉफ लॉ यूनिवर्सल नहीं है, पर है तो एप्लीकेबल हर जंक्शन पे। तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। हमारी सेकंड स्टेटमेंट से ये नहीं पता चल रहा कि हर जंक्शन पे एप्लीकेबल। तो ये अपने आप में दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका बी ही है इसका आंसर। मनकीरत आप एक्सप्लेन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम पिछले क्वेश्चन में मैम बताना कि एरिया क्रॉस सेक्शनल चेंज होगा पर रेजिस्टेंस सेम रही। हाँ, वो उन्होंने कहा जैसे एक बल्ब है, सपोज कर लो एक बल्ब है, उसी की बात कर रहे हैं कि हमने उसका एरिया कंडक्टर का चेंज कर दिया उसके अंदर, फिर भी करंट चेंज नहीं होगा। अब बल्ब का तो अपना रेजिस्टेंस था ना, क्योंकि उसकी कुछ अपनी पावर है, तो उसका अपना रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो जब एरिया हाँ, तो क्योंकि अपना उसका अपना रेजिस्टेंस है, वो तो हम जब वेरिएबल लें कोई
या टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाए तो हम कहेंगे कि कहीं रेजिस्टेंस उसका वेरी कर रहा है, पर इसीलिए उसका मटेरियल ऐसा लिया जाता है जो इन फैक्टर से चेंज नहीं होता। उस मटेरियल का अपना, गिवन कंडक्टर का अपना कुछ फिक्स रेजिस्टेंस होता है, हर एक का अपना, जैसे कॉपर ले लो, उसका अपने रेजिस्टेंस है। तो अगर उसका एरिया चेंज कर देंगे कॉपर स्ट्रिप का, तो उसमें से करंट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मैम आई इक्वल टू मैम ए एन वी डी भी तो होता है मैम, फिर वेरी भी तो मैम वेरी नहीं करेगा मैम करंट एरिया के साथ एन वी डी। वही रेजिस्टेंस का ही हो गया ना, उसमें रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए देख रहे हो ना, उसी के अकॉर्डिंग कहोगे ना। ओके यही मैम। कह रहे हो ना। एक मिनट, एरिया किस चीज का दिया है इन्होंने, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरीज। तो वोल्टेज तो सेम होगी। ये देखो, अगर सपोज कर लो कि ये ऐसा है, अब बल्ब के लिए तो उसका अपना फिक्स रेजिस्टेंस है, वहां तो एप्लीकेबल नहीं है। सपोज एक वायर है, कॉपर की है, ठीक है, इस चौक जैसी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने चेंज कर दिया, तो अब इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? वायर को खींच दिया सपोज, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने चेंज कर दिया, लेंथ भी चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई, रेजिस्टेंस चेंज हो गया। ठीक है, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है सपोज, तो इसमें से करंट चेंज होगा अगर वो इस रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर जो है उसका अपना जो है उसके वो उसकी न्यूट्रलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब करंट उसमें से पास करता है। वो अगर न्यूट्रल था तो न्यूट्रल रहेगा। सपोज देयर इज अ कॉपर वायर लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई, पर जब आप इसको एक सर्किट में लगाते हो, उसमें से करंट पास करते हो, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स, मूवमेंट ऑफ चार्जेस स्टार्ट्स। ठीक है, बट फिर भी वो खुद अपने आप में वो न्यूट्रल ही रहेगा, उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं आ जाता उससे। तो हमारा रीजन यही था दैट कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, और असर्शन ये है कि करंट वेरी नहीं करता फॉर ए गिवन कंडक्टर। ठीक है, इवन इफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी। गिवन कंडक्टर का मतलब यही है कि रेजिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस डायमेंशन के साथ चेंज नहीं हो रहा इन दिस पर्टिकुलर केस। वो मटेरियल जो है वो आपका जो कॉपर है जैसे, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है assertion, practically a voltmeter will measure the voltage across the battery but not its EMF. Reason, EMF of a cell is measured with the help of a potentiometer. तो रीजन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट है कि EMF जो है हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, तो ये करेक्ट है। असर्शन करेक्ट है कि नहीं, पहले ये बताइए। प्रैक्टिकली अ वोल्ट मीटर विल मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी बट नॉट इट्स EMF। वोल्ट मीटर वोल्टेज फाइंड करेगा, EMF नहीं फाइंड करेगा, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेगा, EMF नहीं करेगा। बताइए ये करेक्ट है कि नहीं, पहले ये बताओ। वोल्ट मीटर क्या फाइंड करता है, EMF फाइंड करता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता है? यस, हम ये कहते हैं कि जो वोल्ट मीटर है, पोटेंशियोमीटर है, दैट इज प्रेफर्ड ओवर अ वोल्ट मीटर। हम यही कहते हैं ना कि प्रेफर्ड ओवर अ वोल्ट मीटर बिकॉज इट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द सेल, because it is based on null method, it gives us reading when no current is being drawn from the cell, ये कह रहे हैं। और जो वोल्ट मीटर है उसमें क्या होता है, वो हमें कभी भी EMF की वैल्यू नहीं देता एक्चुअली, वो हमें पोटेंशियल ड्रॉप देता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देता है, बिकॉज इट गिव्स अस रीडिंग व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो जब करंट सेल से ड्रॉ हो गया तो अब वो जो EMF नहीं होगी, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वैल्यू आपको मिल रही है। तो वोल्ट मीटर आपको कभी भी नल पॉइंट नहीं देता, ये उस टाइम पे वर्क नहीं करता है जब गैल्वेनोमीटर 0 शो कर रहा है, ये नल मेथड पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही कि EMF हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर वोल्टेज देता है पर EMF नहीं देता, उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है।
सो आपका आंसर है बी, assertion reason both are correct, but reason is not correct explanation for assertion. एक बार दोबारा सुन लो assertion. Practically, a voltmeter will measure voltage across the battery but not its EMF. Yes, क्योंकि ये इसकी EMF इसलिए नहीं दे रहा because it gives us reading when current is being drawn from the cell, and when current is being drawn from the cell, then we call that potential difference terminal potential difference, not EMF. तो वो EMF नहीं है. Is that okay? वो EMF नहीं है, वो terminal potential difference है. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारी. चलिए नेक्स्ट है assertion. Ohm's law is universally applicable for all conducting elements. करेक्ट है क्या ये? हरसिमर आप बताओ, is this statement correct? Ohm's law is universally applicable to all the conducting elements. Is it applicable? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है क्या? ओम्स लॉ की कोई लिमिटेशन नहीं है, हमें आज तक पता चली. false. फॉल्स है. रीजन, ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट शो स्ट्रेट लाइन ग्राफिक वेरिएशन ऑन IV प्लॉट. सभी कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो हैं वो उनका ग्राफ स्ट्रेट ही आता है. false. ये भी फॉल्स है क्योंकि हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं ना. नॉन ओमिक आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स, तो उनके लिए ग्राफ जो है हमारा नॉन लीनियर भी आता है. हमने कितने सारे एग्जांपल्स किए हैं इसके. थर्मिस्टर्स, थायरिस्टर्स, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स, ये कितने हमने एग्जांपल किए. डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स. तो ये सभी नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं. कंडक्टर मतलब करंट उनमें से फ्लो कर रहा है पर वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते. तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. ई पार्ट है इसका आंसर. बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. ठीक है, दोबारा से सुन लो. असर्शन थी Ohm's law is universally applicable for all conducting elements, and reason is all conducting elements show straight line graphic variation on IV plot. ठीक है, नेक्स्ट सुनिए assertion. Assertion, the point potentiometer wire should have uniform cross sectional area. Reason, on potentiometer wire the jockey is gently touched, not pressed hard. बताइए पहले both statements are correct or not? मैम वो जॉकी वाली सही है. हाँ, जॉकी वाली और पहली भी ठीक है. हमने प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का यही किया है कि V proportional to L provided constant current flows through uniform wire. कि वायर की यूनिफॉर्मिटी खराब नहीं होनी चाहिए, उसी को मेंटेन करने के लिए हम जॉकी जो है वो प्रेस नहीं, स्लाइड नहीं करते हैं, टच करते हैं. ठीक है ना. तो ये अब बताओ है ए है इसका आंसर की बी है? ऑप्शंस तो दोनों करेक्ट है हमारी, पर आंसर अब ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा. वो कहते हैं कि जॉकी जो है वो टच करते हैं, प्रेस हार्ड प्रेस नहीं करते, इसलिए पोटेंशियोमीटर वायर का एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए. उल्टा बोल रहे हैं. ठीक है, इसका रीजन होना चाहिए ये जो असर्शन है कि क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर का एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए इसलिए हम जॉकी को प्रेस नहीं करते हार्ड. तो ये इसका बी पार्ट है आंसर. रीजन ठीक है, क्योंकि बस उल्टा लिखा हुआ है, अदरवाइज दोनों में रिलेशन है. ठीक है, चलिए कल all the best for your test tomorrow at 5 o'clock. Be ready for 20 questions again.